हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू नेक्सस आईएएस एकेडमी। इन दिस सेशन जो फिफ्थ लेक्चर है आपका इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट की क्लासेस का, वी आर गोइंग टू टेक टू चैप्टर्स ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे, दैट इज द फिफ्थ एंड द सिक्स्थ चैप्टर इन अ कॉम्प्रिहेंसिवली वन क्लास। और ये क्लास में काफ़ी डाटा स्टैटिक रहेंगे, बजट से रिलेटेड है, कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें भी हम बात करेंगे। उन सब चीज़ों को हम लोग अभी फिलहाल देखेंगे। सबसे पहले आपको समझना है कि हम लोग चालू कर रहे हैं क्लास। ठीक है, क्या कर रहे हैं? क्लास को हम लोग चालू करेंगे अभी। ठीक है, तो नेक्स्ट इज, अच्छा पहले तो ये समझ लो कि इकोनॉमिक सर्वे जो होता है ना, इकोनॉमिक सर्वे इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्यों है। मतलब इतना क्वेश्चन आ जा रहा है, हम लोग इकोनॉमिक सर्वे को हर साल पढ़ ले रहे हैं, एक नया डाटा आता है। क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट या हमारा सीजीपीएससी या कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे वो इंडिया में पढ़े, हम यूपीएससी की बात करें, सीजीपीएससी में बात करें, तो छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे क्वेश्चन क्यों आते हैं? सबके दिमाग में रहता है ना, वाई वाई सो वाई। तो ये एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो जो आपका गवर्नर है वो पुट ऑन करते हैं आपके स्टेट लेजिस्लेचर के सामने। इसमें पर्टिकुलरली क्या होता है, देखो, अगर 2024-25 का अभी इकोनॉमिक सर्वे आया होगा आपका, मार्च में आया ये इकोनॉमिक सर्वे, तो पूरा जो 23-24 के आसपास में, लास्ट ईयर जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था, उसमें एक बजट आया रहा होगा। भाई बजट आता है तो बजट में आपको बताया जाता है कि आने वाले साल में, इन द कमिंग नेक्स्ट ईयर, हाउ मच मनी द गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्पेंड इन डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स एंड द खर्चा ऑफ द गवर्नमेंट, कितने सैलरी देने हैं, ये सब। अब वो एक एस्टिमेट होता है। क्या होता है वो एक एस्टिमेट, आप आकलन लगाते हो विद द वेरी वेरी, आप बोल सकते हो एक एनालिसिस करके कि इतना इतना खर्चा हमको करना मिलेगा। बट हो सकता है वो खर्चे ज्यादा हो जाएं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक 500 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट है रोड बनाने का, उसको सरकार ने 500 करोड़ रुपए डाला उसके लिए कि रोड बनाने में खर्चा करेंगे। माइट भी कि वो 490 करोड़ में हो, माइट भी वो 520 करोड़ में हो, तो वो एक एस्टिमेट रहता है, एक अंदाजा रहता है। आपसे पूछते हैं ना, आप, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप जा रहे हो घर से कुछ सामान लेने, केक, ब्रेड और कुछ दो चार चीजें लेने जा रहे हो, पनीर। अभी आप अंदाजा लगाओगे, आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि कितने का केक आने वाला है, कितने का, क्या बोलोगे, दे दो मेरे को 1000 रुपया। ठीक है, ऐसा ही होता है ना, तो वही एस्टिमेट है ये। ठीक है, फिर अब क्या होता है, जब इकोनॉमिक सर्वे इस साल का आया, तो नेक्स्ट ईयर का एस्टिमेट तो बजट में आएगा ही आएगा। पिछले साल जो बजट में एस्टिमेट्स थे, वो क्या हम पूरा कर पाए, क्या हम सरप्लस चले गए पैसे में, उनका भी एक डाटा गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ मतलब इकोनॉमिक सर्वे में दिया जाता है कि लास्ट ईयर के बजट में जो हमने रखा था कि इतना इतना खर्चा होगा, क्या वो खर्चे हम ज्यादा किए कि कम किए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई खर्चे किए ना आपने तो बताना तो होगा पब्लिक के सामने, तो दैट इज व्हाट इट इज। तो अभी समझते हैं हम लोग, थोड़ा सा बजट एस्टिमेट देखेंगे लास्ट ईयर का बजट। ये भी क्वेश्चन आप बोलोगे सर इस साल का बजट पढ़ाओगे फिर पिछले साल, ये कुछ डाटा इंपॉर्टेंट है, बजट एस्टिमेट से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो यू हैव टू नो इट। बजट एस्टिमेट जो लास्ट ईयर का था, दैट इज 24-25 फाइनेंशियल ईयर, 25-26 का नहीं ना, 4 और 25 का। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा दिखाऊं आप लोगों को, तो यहाँ देखो, पहले तो टोटल रेसिट होगा और टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब कितना पैसा सरकार ने कमाया और कितना पैसा सरकार ने खर्चा किया। एकदम इजीएस्ट लेम टर्म में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये दो डाटा आपको पता होना चाहिए। अच्छा, लास्ट ईयर हमने जितना एस्टिमेट रखा था बजट में, उससे कम खर्चा किया था, ये आपको पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में ऐसा कोई लाइन आएगा तो लास्ट ईयर रखा गया था 1,47,500 करोड़ रुपीज फॉर द बजट ऑफ 24-25 till the financial last financial year, and the total expenditure was 1,47,455.6 करोड़। तो बस आप एकदम डाटा याद मत रखो, बट इतना याद रखो कि लास्ट ईयर जितना हमने रेवेन्यू किया था उससे कम खर्चा हुआ था। अब इसको भी, जो रेवेन्यू होता है आपका, इसको ब्रेक डाउन करते हैं आप दो हिस्सों में, दैट इज रेवेन्यू रेसिट और कैपिटल रेसिट। समझा रहा हूं मैं, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, और टोटल एक्सपेंडिचर भी दो हिस्सों में टूटता है, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये आपको दो चीजें समझ आ गई जो मैं भी आपको बता रहा हूँ। अब समझते हैं हम लोग कि रेवेन्यू रेसिट क्या होता है, कैपिटल रेसिट क्या होता है। जो आपके स्क्रीन पे लिखा है ना, ये रेवेन्यू रेसिट, कैपिटल रेसिट। तो रेवेन्यू रेसिट ये वो पैसा होता है जो गवर्नमेंट डेली रेगुलर बेसिस पर गवर्नमेंट को जो मिलता है। ठीक है,
इन्हें आप बोल सकते हो ना, तो कोई इनके लिए गवर्नमेंट की लाइबिलिटी होती है, मतलब गवर्नमेंट कोई उधारी नहीं लेती है, ये पैसा इनके पास आता है और ये खर्च कर सकते हैं अपने मुताबिक। ऐसा नहीं है कि किसी से लोन लेके आए हैं उसका इंटरेस्ट पे करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसको हम रेवेन्यू रेसिट बोलते हैं। और ना ही एसेट कम होता है गवर्नमेंट का। ऐसा नहीं है सरकार ने अपने कोई एसेट को बेचा हो, गिरवी रखा हो, कुछ नहीं। ये ऐसा पैसा है जो सरकार के पास सिर्फ आता है। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? ये करेंट इनकम है गवर्नमेंट की। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। देयर इज नो चेंज इन गवर्नमेंट्स एसेट्स और लाइबिलिटीज ड्यू टू रेवेन्यू रेसिट दैट इज अर्न। और आप बोलोगे सर ऐसा कौन सा पैसा है गवर्नमेंट के पास जो आ रहा है? भाई आप इनकम टैक्स देते हो, जो आप टैक्स देते हो उसके लिए गवर्नमेंट आपको कुछ देती है क्या? नहीं। आप काम करते हो, आप 12-15 लाख रुपए कमा ले रहे हो, तो उसके बाद आपको देना ही है टैक्स। जीएसटी, हर चीज पे आप जाके पार्ले जी खरीद रहे हो, मैगी खरीद रहे हो, या जाके आप एक आइसक्रीम खा रहे हो या एक शर्ट खरीद रहे हो, सब में आप जीएसटी पे कर रहे हो। ये सब क्या है? सरकार के रेवेन्यू रेसिट है। ठीक है। सरकार जो होती है वो पीएसयू जो होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज, उनके अंदर उनके स्टेक होते हैं, उनके शेयर होते हैं, और शेयर होल्डर को हर साल क्या मिलता है? एक डिविडेंड मिलता है। तो वो इंटरेस्ट या डिविडेंड बोल सकते हो। इंटरेस्ट और डिविडेंड, वो भी गवर्नमेंट को सिर्फ पैसा मिल रहा है, उसके लिए कुछ खर्चा नहीं करना पड़ रहा। समझ आया रेवेन्यू रेसिट? अब इसको इकोनॉमिक्स में मैंने अच्छे से बताया, यहाँ भी मैंने जितना हो सकता है आप लोगों को बता दिया है। नाउ वी विल टॉक अबाउट कैपिटल रेसिट। ये जो कैपिटल रेसिट आपने लिखा हुआ है, ये क्या है? तो ये वो पैसे हैं जो ओकेशन बोल सकते हो, एक वन टाइम मिलता है गवर्नमेंट को। इससे या तो गवर्नमेंट पर लाइबिलिटी बढ़ती है, गवर्नमेंट लोन ले लेगी और इंटरेस्ट बाद में पे करना पड़ेगा, वैसे वाले पैसे को आप कैपिटल रेसिट बोलते हो। या अपनी कोई एसेट को बेच देगी गवर्नमेंट, जो इसको डिवैल्यू आप बोलते हो ना, डी डिस इन्वेस्टमेंट करती है गवर्नमेंट, तो वो कैपिटल रेसिट में आता है। ठीक है। इट क्रिएट्स लाइबिलिटीज, बोरोइंग करती है जब मार्केट से उधार लेती है। ठीक है। तो ये सब आता है डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये भी समझा देता हूं मैं। ठीक है। फिर अपन डाटा की ओर जाएंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आपके स्क्रीन पे लिखा है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, रिसिट मतलब हो गया आपको पैसा आया। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये वो खर्च है जो गवर्नमेंट की डे टू डे फंक्शनिंग, जो गवर्नमेंट रोजमर्रा के जो खर्च करती है, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। गवर्नमेंट को चलाने के लिए जरूरी होता है ये। इससे ना तो कोई नया एसेट बनता है गवर्नमेंट का, और ना ही कोई लाइबिलिटी होती है गवर्नमेंट की, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें अब डे टू डे क्या होता है, गवर्नमेंट को चलाने के लिए क्या चाहिए? तो गवर्नमेंट को चाहिए सैलरीज देनी है, गवर्नमेंट को पेंशन देने हैं, गवर्नमेंट ने पुराने लोन ले रखे हैं उसके इंटरेस्ट की पेमेंट करना है, उधार का ब्याज पटाना है, वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। फिर क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा? तो ये वो बड़े खर्चे होते हैं जो लॉन्ग टर्म एसेट्स, लंबे समय की संपत्ति बनाने के लिए, लाइबिलिटीज जो होती हैं कम करने के लिए किए जाते हैं। तो मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्रिएट्स एसेट, नई संपत्ति बनाता है, एंड इट रिड्यूसेस लाइबिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, रोड, ब्रिजेस, हॉस्पिटल, मशीनरी, रीपेमेंट ऑफ द लोन, ये सब आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। आई होप सो आई हैव डेल्ट विद इट इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। अब हम डाटा देख लेते हैं। तो रेवेन्यू रेसिट का डाटा था आपका 1,25,900 करोड़ रुपीज। ये सब करोड़ में जितना लिख रहा हूं मैं, ठीक है, छोटा मोटा अमाउंट नहीं अपनी सरकार में। 21,600 करोड़ रुपीज, 1,24,840.1 करोड़ रुपीज, एंड 22,300.0.2। अब मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है आप लोगों को, वो अपने भाषा में लिख लेना चाहिए यहाँ पे। ठीक है। मैं अभी यहाँ पे नोट्स प्रिपेयर नहीं करा रहा हूँ इकोनॉमिक्स का, इसलिए मैंने लिखाया नहीं है वहाँ पे। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, थोड़ा लिख लो अपने हाथ से वहाँ पे जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। तो ये रेवेन्यू रेसिट हो गया, ये कैपिटल रेसिट हो गया। अब इस पर्टिकुलर सेक्टर को थोड़ा और हमको समझना है, रेवेन्यू रेसिट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा आएगा कहाँ से, यही तो इंपॉर्टेंट है। खर्च तो हम कर ही लेते हैं, कहीं भी जाके कर लेते हैं ना, सरकार का वही है भैया, पैसा कहाँ से आएगा ये पता होना चाहिए। खर्चा वर्चा तो सब कर लेंगे हम, कैसे भी कर लेंगे, कोई टेंशन वेंशन नहीं है उसमें। लाओ पैसा कितना लाना है, जाए आज 1 लाख रुपए दे घूम घूम के खर्चा करके आ गए लोग। कभी ऐसा दिन आ जाए तो कितना मजा आएगा ना, कोई फ्री का पैसा दे दे 1 आध लाख रुपए, बोले खर्चा करो। ग्रेट। तो यहाँ इसको भी हम डिवाइड करते हैं टैक्स रेवेन्यू में।
भाई सरकार के पैसे कहाँ से आ रहे हैं उसको समझ रहे हैं हम। तो एक टैक्स रेवेन्यू से आता है और दूसरा आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू से। तो ये कैसे होता है मैं ये बता रहा हूँ। कितना कितना आता है ये पहले पता होना चाहिए। देखो भैया, टैक्स रेवेन्यू मतलब क्या हो गया, इनकम टैक्स से, जीएसटी से, ठीक है, जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, इन सब से जो आता है वो टैक्स रेवेन्यू हो गया। अब ये टोटल सरकार को सबसे बड़ा अमाउंट मिला 93,700 करोड़ रुपए, इससे आया सरकार को। और ईयर ऑन ईयर आपको ये डाटा पूछे ना पूछे, एक चीज पूछ सकता है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल हमारा टैक्स रेवेन्यू कितना या तो बढ़ा कम हुआ, ये बोल सकता है, तो बढ़ा आपको याद रहना चाहिए। और कितना बढ़ा बोलेगा परसेंटेज में, तो ये भी आपका डाटा दिया गया 16.61% का हमको इंक्रीज देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये 93,700 जो करोड़ रुपीस है, ये आपका जो टैक्स रेवेन्यू है ना, टैक्स रेवेन्यू ये स्टेट और सेंटर दोनों का मिला के होता है, ठीक है। अब इसमें जैसे जीएसटी एसटी होता है ये सब, तो स्टेट स्पेसिफिक रेवेन्यू इसमें आपका जो था वो आपका था 53.04%। स्टेट मतलब 93,000 करोड़ में 53% पैसा स्टेट ने खुद कलेक्ट किया। अब स्टेट खुद कैसे कलेक्ट करेगी, स्टेट के खुद के रोड टैक्स होते हैं, लिकर टैक्स लेती है, इसके बाद पेट्रोल के ऊपर टैक्स लेती है, सरकार खुद का लेती है ना स्टेट गवर्नमेंट। तो वो सारे जीएसटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेके सरकार को दे रही है, तो वो वहां से पैसा हो गया, इनकम टैक्स अलग हो गया। स्टेट के जो खुद के टैक्स हैं, रोड टैक्स, लैंड टैक्स, ये सब, उससे 53% पैसा 93,700 करोड़ में गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ने खुद लिया, स्टेट से 53.04%, ठीक है। ये इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर, सबको अच्छे से लिख के रखना, कंफ्यूज नहीं होना डाटा में, ठीक। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू से आया 32,200 करोड़ रुपीज, एंड देयर वाज इंक्रीज ऑफ 3.87% फ्रॉम लास्ट ईयर। एंड अगर स्टेट टैक्स की बात करूं तो 58.07% इससे बढ़ा था आपका, इसका मतलब इसमें है, ठीक है। अब ये कहां से आता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू कहां से आ गया, इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट ने लोन दे रखा होगा किसी को, फार्मर्स को लोन, आपको लोन, किसी को भी लोन, वहां से इंटरेस्ट आए। जो बाहर की गवर्नमेंट से ग्रांट मिला, हमारे को छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को ग्रांट मिला होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो सब आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर आता है। एक और क्वेश्चन यहाँ से आखिरी बन सकता है, ये पूछ सकता है कि रेवेन्यू, क्योंकि क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रेसिट में इस टाइम ऐसा देखने को मिला कि हमने खर्चा कम किया और पैसे ज्यादा आ गए हमारे पास। तो यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है आपके पास कि रेवेन्यू रेसिट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये जो रेवेन्यू रेसिट है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। तो रेवेन्यू रेसिट इज इक्वल्स टू कितना है, 125,900, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आया पैसा उससे खर्चा 124,840। तो इसका मतलब 1059 प्लस ये रेवेन्यू सरप्लस था। ये एक कंसेप्ट है, तो इसको भी याद रखना। रेवेन्यू सरप्लस कितना था क्वेश्चन में आ गया, तो 1059 करोड़ रुपीज रेवेन्यू सर प्लस रहा इस साल हमारा। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये करोड़ में है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बहुत इंपॉर्टेंट, एक मैंने डाटा आप लोगों को बता दिया, इससे ऊपर मत पढ़ना इसमें, जितना मेरे को समझ आया इससे ज़्यादा डाटा की ज़रूरत है नहीं। तो यही चैप्टर 5 में आपका था, बजट वजट का एस्टिमेट, जितना मैंने सम अप आप लोगों के लिए कर दिया है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे, दैट इज द चैप्टर 6। और इसमें हम लोग ना थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनल चीज़ों के बारे में बात करेंगे, स्कीम्स के बारे में बात की जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर है इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। तो एक चार्ट बना रहा हूं मैं, देखो क्या होता है ना, कभी कभी स्कीम से क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना चलाती है हमारे हमारे स्टेट में या पूरे कंट्री में। और इन स्कीम्स का बहुत हद तक एक लोकल लेवल पर सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, और ये स्कीम बहुत रेलेवेंट हमेशा रहेंगे। सारे पुराने स्कीम हैं, 2015 के स्कीम है, पुराने पुराने स्कीम है, बट ये इसकी इनकी रेलेवेंसी इतनी हाई है ना कि यू हैव टू एंड वी हैव टू नो इट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ भी पूछा जा सकता है इन स्कीम से, कम से कम तो हमको पता होना चाहिए, क्योंकि ये हर साल इकोनॉमिक सर्वे में रहता भी है, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ डाटा। तो आप ऐसे बना लेंगे मेरे साथ चार्ट इस चैप्टर के लिखने के बाद। एस, सीरियल नंबर, स्कीम स्टार्टेड, बेनिफिशियरीज, स्कीम किसके लिए होगा, किसी बेनिफिशियरी के लिए होगा। क्या प्रोविजंस हैं वो देख लेते हैं इसमें। किसको कवर करता है क्या, और
करेंटली क्या सिचुएशन है, इतने में हम डिवाइड कर लेंगे इसको। तो अपना काम, मैं एक एक स्कीम को अलग अलग नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक साथ पढ़ा रहा हूँ भाई साहब, ठीक है, मेरे को ऐसे ही जमता है पढ़ाना वढ़ाना। तो ये देख लो आपका ऐसे बन गया, आपको भी ऐसे में इजी रहेगा। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट एक स्कीम था, जब मोदी जी पहली बार सरकार बना के आते हैं 2013-14 के टाइम पे, तो वो लेके आते हैं, आप सबको पता होगा, हो हल्ला हो रखा था हमारे देश में, बैंकिंग सेक्टर बहुत कमजोर था उस टाइम, कमजोर इन द सेंस ऑफ कि बैंकिंग सेक्टर तो तगड़ा था ही था, बट खाते नहीं खुले हुए थे। तब पीएम मोदी जी ने एक स्कीम लाई जो था आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना। क्या? जन धन योजना। तो ये आपका पहला स्कीम हो जाएगा, पीएम जन धन योजना। और ये स्टार्ट हुआ था आपका, एक्चुअली इन्होंने 15 अगस्त 2014 को इसको, जब ये हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है उस दिन इसको घोषणा तो कर दी, एंड इट किक्ड आउट इन, और ये हम बोल सकते हैं स्टार्टेड इन 28 अगस्त 2014। और ये जो है ना, आपको पता होना चाहिए, जनरली हम 18 साल के ऊपर के लोग ही खाता खोल सकते हैं जाके बैंक्स में, बट इस स्कीम के अंदर 10 ईयर से प्लस के जो बच्चे थे या 10 ईयर के ऊपर का कोई भी होगा वो खाता खोल सकता है, बट 10 से 18 के बीच के लोगों को अपने फादर मदर के साथ एक जॉइंट अकाउंट खोलना पड़ता था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हो गया आपका बेनिफिशियरीज में। अब प्रोविजन कहीं देखते हैं हम, तो हाँ स्टार्ट, प्रोविजन कहीं देखोगे तो यहाँ था जीरो बैलेंस अकाउंट। हमको पता है, जैसे आईडीएफसी का किसी का होगा, किसी का एचडीएफसी का, एचएसबीसी का बैंक अकाउंट होगा, या स्टेट बैंक का अकाउंट होगा, तो ये सब में कुछ 2000, किसी में 10,000 आपको मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है, ना खट ले उन लोग पैसा काट लेते हैं, बहुत गंदे लोग हैं उन लोग, ठीक है। और ये सब तो जब कॉलेज वॉलेज में रहो तो बहुत ही दुख हो जाता था कि पैसे आखिर में खत्म, मंथ के एंड में समझ ही नहीं आ रहा, पैसे नहीं है और ऊपर से और कट गया पैसा उसमें। कहाँ से मेंटेन करेंगे हम सब उस अमाउंट को, 10,000 का आईसीआईसीआई के ऐसे खाते खोलने नहीं चाहिए। हम तो अपने टाइम में थे भाई, हम तो देखे पेमेंट बैंक आया हुआ है, पेमेंट बैंक पेटीएम का चालू हुआ था उस टाइम, डीबीएस का पेमेंट बैंक, फट फट जीरो अकाउंट बैलेंस, उससे टेंशन ही खत्म हो गया। जो टेंशन खत्म हो गया, 0 रुपया है, माइनस में तो जाएगा नहीं, जीरो के बाद कहाँ से खर्चा करोगे। बड़े बड़े बैंक वाले ले लें 10,000 रुपये का पैसा रखो, बोलते 10,000 रुपया रहता हमारे पास तो हम कहाँ से चल रही होते हैं। तो दैट इज व्हाट इट इज। आपको समझना है कि जीरो अकाउंट बैलेंस अकाउंट यहाँ पे आपको मिलता है जनधन अकाउंट में, कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। अब इसके साथ साथ, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी भी हमारे देश में लोगों को देनी थी हमको, तो इसके साथ एक स्कीम अटैच कर दी गई, और इट इज ऑल्सो बेनिफिशियरी स्कीम। लोगों को कम से कम एक थोड़ा सा आप बोल सकते हो एक मोटिव मिला कि देखो भैया, खाता बस खुलवाना है, और खाता खुलवाने से सरकार हमको 3 प्रकार का उसमें इंश्योरेंस फ्री दे रही है। तो क्या इंश्योरेंस कवर मिला इनको? इंश्योरेंस टू द अकाउंट होल्डर वॉज गिवन, एंड इट वॉज एक्सीडेंट हो जाता है किसी का तो 1 लाख रुपया मिलेगा, 1 लाख। अगर किसी का लाइफ चला जाता है, डेथ हो जाती है तो नहीं, मतलब क्या बोल सकते हो आप, हाँ लाइफ इंश्योरेंस मिला उसमें 30,000 का, और ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी गई। अब ये ओवरड्राफ्ट क्या है? तो इसका मतलब है कि 10,000 रुपया तक का आपको लोन दे दिया गया इसी खाते पे, मतलब आपके खाते पे 0 रुपया है और आपको पैसा निकालना है, और आपके पास कहीं से नहीं मिल रहा, तो आप 10,000 तक उससे पैसा जीरो होने के बाद भी निकाल सकते हो। उसको बोला जाता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ठीक है। तो ये जनधन अकाउंट में अवेलेबल होता है। इसमें टोटल छत्तीसगढ़ में 1,81,75,087 लोग एनरोल्ड हैं, इतने अकाउंट होल्डर हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। तो इस स्कीम के बारे में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बेनिफिशियरी, प्रोविजन, सब चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट स्कीम जो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे अब, वो होगा आपका सेकेंड, पीएम सुरक्षा योजना एक हुआ करता था, उसके अंदर 3 सब स्कीम थी अम्ब्रेला स्कीम के अंदर। उसका एक स्कीम था आपका पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, एंड दिस स्कीम was kicked out in 9th of May 2015, और ये 18 से लेके 50 साल तक के लोगों के लिए था। और इसमें आपको पता होना चाहिए, आपको एक प्रीमियम देना होता था, आपका खाता से डायरेक्टली ये प्रीमियम कट जाता था, और वो पहले तो वो 300 रुपए कुछ आसपास था, अभी 436 रुपीज इसको कर दिया गया है, ये प्रीमियम चार्ज है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। 1 जून से ये बढ़ गया है, ये पूछ सकते हैं, पहले 300 रुपये था तो अब 436 रुपीज हो गया है 2022 के बाद से। और इसके अंतर्गत किसी की डेथ हो जाती है, जो ये खाता धारक है या जिसने इंश्योरेंस लिया, 2 लाख रुपए उनके फैमिली को मिलेगा। और इसमें छत्तीसगढ़ में 54.11 लाख बेनिफिशियरीज हैं
जिन्होंने ये स्कीम को ले रखा है अपने खाते में, डायरेक्टली डीबीटी, मतलब डायरेक्टली आपके बैंक से बस इसको एनरोल करा लेना बैंक में जाके, आपका बैंक से हर साल एक लिमिट पे जिस दिन भी रहेगा इसका डेट, उस दिन ही अपने आप कट जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है एक बार चालू करा के। खाते वाते में पैसा नहीं है भैया तो स्कीम बंद हो जाए। खाते में 436 रुपीज रखना बहुत जरूरी है इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज बहुत इंपॉर्टेंट था एक पीएम सुरक्षा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना। और ये भी, ये तीनों स्कीम एक ही दिन हुआ था, तो ये भी 9 मई 2025 को निकाला गया, 2015 को, और इसमें 18 से लेके 70 साल तक के लोगों के लिए लाया गया है इसको। इसमें 20 रुपया आपको बस जमा करना होता है, और इसमें आपको अगर डेथ हो जाती है तो ये भी ऑटोमेटिक कटता है, तो 2 लाख रुपए घर वालों को मिलेगा। और टेम्पररी डिसेबिलिटी हो जाए, डेथ और डिसेबिलिटी दोनों में 2 लाख रुपए, और टेम्पररी डिसेबिलिटी होती है कहीं तो 1 लाख रुपए। भैया ये किस चीज के लिए भी, जो मजदूर होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं, इन लोग इंश्योरेंस तो ले नहीं सकते कहीं जाके, इतना कॉस्टली है इंश्योरेंस देखोगे तो ये 20 रुपया एक बहुत नॉमिनल सा चार्ज है। और इसमें क्या होता है ना, कहीं आप काम कर रहे हो, गिर गए, हाथ वाथ टूट गया, तो टेम्पररी डिसेबिलिटी है वो, उसमें 1 लाख रुपए आपको इंश्योरेंस है। अगर आप परमानेंट डिसेबल हो गए या डेथ हो जाती है तो घर वालों को 2 लाख रुपए मिल जाएगा। तो ये एक इंश्योरेंस है, एक सोशल सिक्योरिटी है ये चीज, और इसको बहुत लोगों ने लिया। 1,31,53,576 लोगों ने लिया 20 रुपया का स्कीम हमारे स्टेट से। और इसके बाद आपका है चौथा एक अटल पेंशन स्कीम, बहुत ही अच्छा स्कीम है। देखो क्या होता है ना कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है ना, या अनऑर्गेनाइज सेक्टर आप बोलेंगे, उनके पास पेंशन की प्रावधान नहीं होता। जो गवर्नमेंट सर्विसेज में होते हैं वो तो अपने आप को सरकार का दामाद मान लेते हैं, उनको तो पैसे मिलने ही मिलने हैं, हमने खर्चा करना ही करना है, हमको 60 साल, अभी तो यहाँ भी हो गया है और पेंशन, तो 60 साल के बाद फिर पेंशन मिलना है, तो सेविंग वेविंग का टेंशन है, 40,000 रुपये तो मिल ही जाएगा, उसमें हम जीवन चला लेंगे 50,000 में। ये है कि नहीं? इसीलिए तो सरकारी नौकरी के पीछे भाग पड़े होते हैं ना लोग, कि सरकारी नौकरी इज समथिंग लाइक कि यू आर चिल आउट फॉर योर लाइफ। है ऐसा कि नहीं है ऐसा? मतलब टेंशन नहीं है यार, मतलब 60 साल के बाद क्या होता है ना, हाथ वाथ चलता नहीं, पैर वैर चलता है, अभी तो नहीं चलता 40-45 में लोगों का, तो 60 साल में तो फिर, पहले के लोग खा आ रहे थे, चना खा रहे थे, केला अच्छे से खा के रह रहे थे, इसलिए उन लोग का आज भी हाथ पर चल रहा है। आप और हम जो है ना, तो खा रहे हो तुम डोमिनोज और केएफसी और मोमोज, ये सब खा के खत्म है खेल भाई साहब, कहीं कुछ नहीं है। 60 साल की उम्र में वर्कआउट वर्कआउट कर लो, अच्छे से दूध दही खाओ, वरना 60 साल की उम्र में बिस्तर में पड़े, खत्म। ये देख रहे हो आप, 60 साल के बाद काम नहीं कर पाओगे। और अटल पेंशन योजना आप स्कीम नहीं लिए तो क्या ही होगा आपका, इसीलिए अटल पेंशन स्कीम ले लेना अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हो तो, समझ रहे हो, या सेविंग तगड़ी कर लेना फिर जीवन में, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। 60 साल के बाद पैसा नहीं रहेगा, कोई पूछेगा नहीं आपको। तो अटल पेंशन स्कीम के अंतर्गत 9 मई 2015, इसीलिए सरकारी नौकरी निकालो सब, सरकारी नौकरी निकालने के बाद सब पूछेंगे, आपका सोशल स्टेटस ही अलग हो जाएगा, एक सोशल प्रेस्टीज ही बढ़ जानी है आपकी। आपको मतलब जहां आप एंटर करोगे, डिप्टी कलेक्टर, आपको खुद फील होने लगा, मैं डिप्टी के पेपर नहीं तो निकाला है मैंने, आपको अंदर से फील होगा। मगर आप जैसे जा रहे हो शादी वादी में कहीं चले जा रहे हो, लोग ऐसे टेढ़े नजरों से देखो, भाई डिप्टी कलेक्टर है, अरे लोग बीएमडब्ल्यू में घूम रहे हैं आपके शहर में, ठीक है, दुर्ग रायपुर में आप कहीं रह रहे हो तो आपकी गाड़ी निकल रही, डिप्टी कलेक्टर लिखा हुआ है, और वो चल रही सियाज, वो चल रही है टाटा जेस्ट, और वो कोई टेंशन, पूरा अट्रैक्शन ही आप हो वहां पे। तो ये फर्क पड़ता है सोशल सिक्योरिटी पेपर निकालने के बाद। दैट इज द अनदर पार्ट, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको लोगों को हेल्प करने को मिलता है। जस्ट थिंक अबाउट इट, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अस, वी आर अर्निंग अ गुड थिंग, कोई भी इंसान होगा, बट वो एक आप एक लिमिट तक लोगों की हेल्प कर सकते हो, दैट इज द फैक्ट, आप इससे भाग नहीं सकते हो। आप 2,000 रुपये हेल्प कर लोगे, 4,000 रुपये हेल्प कर लोगे, बिकॉज सेल्फ अर्न मनी को बहुत कम ही लोग होते हैं, बहुत ज्यादा हेल्प, किसी को 10 लाख रुपए खर्चा कर दे, 5 लाख। आप अगर एक डिप्टी कलेक्टर बनते हो डिस्ट्रिक्ट के, थिंक अबाउट, या तहसीलदार बनते हो, यू आर हैविंग अ बाउट ऑफ मनी ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, आपको 25 करोड़ 30 करोड़ रुपए हर महीने खर्चा करने को मिल रहा है, और वो भी सोशल सिक्योरिटी में लोगों की हेल्प करने के लिए। कितना सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता होगा जब उस कुर्सी पे बैठ के आप लोगों का हेल्प कर सकोगे। ठीक है आपका वो पैसा नहीं है, बट आपके पास वो अथॉरिटी है, आपके पास वो पावर है कि आप वो कर पा रहे हैं, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच योर मोटिवेशन शुड बी। वो गाड़ी घोड़ा नहीं, ये मोटिवेशन होना चाहिए, और अगर ये मोटिवेशन है लोगों की हेल्प करने का, ट्रस्ट मी यू विल गेट थ्रू इट, ठीक है। 9 मई 2015 की बात कर ली है हम लोगों ने। ये जो स्कीम है 18 से लेके 40 साल के लोगों के लिए रही, और इस स्कीम के अंतर्गत आपको हर साल आपको क्या करना होता था, एक फिक्स अमाउंट, आपको एक स्कीम चालू करोगे, और आप जैसे 18 साल में चालू कर लिए,
तो 18 साल में चालू करोगे तो 20 साल, 18 से लेके 38 साल, 20 साल तक नेक्स्ट आपको उस अमाउंट को हर महीने वहां जमा करना रहेगा। तो एक अमाउंट फिक्स किया जाता है, अमाउंट फिक्स किया जाता है 1000 से 5000 के बीच में रहेगा वो अमाउंट फॉर 20 ईयर्स, ठीक है, 1 to 5000। और जब ये आप 60 साल की उम्र हो जाओगे जिस दिन अनऑर्गेनाइज, अच्छा ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए ही था, और आप जब 60 साल आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज जब आपका हो जाएगा तो आपको 1 से 5000 रुपया हर मंथ पूरा जीवन भर आपको क्या मिलेगा, पेंशन देगी सरकार। इसमें 11.14 लाख बेनिफिशियरीज हैं हमारे छत्तीसगढ़ में फिलहाल के, आप कहीं कॉन्टेक्स्ट में देखते हो तो। दो और स्कीम के बारे में बात कर लेंगे और तगड़े से हमारा खत्म हो जाएगा स्कीम का चैप्टर, ठीक है, फिर थोड़ा आगे चलेंगे। पांचवा स्कीम है आपका, बहुत ही तगड़ी स्कीम है ये, सुकन्या समृद्धि योजना। आर कंट्री वाज ऑलवेज अ पैट्रियार्कल सोसाइटी एंड आर कंट्री नेवर, देखो बहुत हार्श ट्रुथ है, माँ बाप जो जनरली हुआ करते थे ना, बच्चों के लिए शेविंग करते थे, बच्चों में भी मेल चाइल्ड के लिए, दैट इज व्हाट इट इज द ट्रुथ। तो सरकार ने समझा कि हमारे देश में अगर एजुकेशन बच्ची को देना है, लड़कियों को, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी को क्यों बचाना है, बेटी को क्यों पढ़ाना है, बिकॉज इक्वलिटी इज व्हाट मैटर्स इन आवर कंट्री। इफ वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड अ गुड सोसाइटी वी शुड हैव इक्वलिटी। बट ये कुछ तरीकों से हमारे यहाँ ट्विक करना पड़ता है हर चीजों को। तो सरकार ने समझा कि देखो भैया, पैसा जमा करवाते हैं हम बच्चियों के नाम पे, माँ बाप को कहीं ज्यादा इंटरेस्ट रेट दिखेगा, 4% का इंटरेस्ट दिख रहा है कहीं किसी को अपने स्टेट बैंक के खाते पे या किसी भी बैंक के खाते पे, और बेटी के नाम पे पैसा जमा कराने पे वो 9% 8% का ब्याज दर दिख रहा है इंटरेस्ट, तो वो उनमें कराएंगे। एक तो उससे बच्चियों के नाम पे होगा, वो लड़कियों के नाम पे, और वो सोशल सिक्योरिटी रहेगी उनके पास एट द टाइम ऑफ एजुकेशन, उनके एजुकेशन में कोई कमी नहीं आएगी, शादी के टाइम उनको कोई इश्यूज नहीं आएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। सुकन्या का समृद्धि योजना इसलिए चालू किया गया, 22 जनवरी को किया गया था ये 2015 में, और ये चालू किया गया फॉर द गर्ल्स जिनकी भी गर्ल्स हैं बिलो 10 ईयर ऑफ एज, ठीक है, फॉर गर्ल्स बिलो 10 ईयर ऑफ एज। यहां आप चालू कर लिए स्कीम को, समझिए आप, ठीक है, 12 ईयर्स ऑफ एज। और मैक्सिमम ये दो दो लड़की जिनकी है उन्हीं के लिए होगा, 3 लड़कियां हैं तो दो दो ही लड़की के लिए होगा आपके, ये भी है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, हर महीने 250 से लेकर 1.5 लाख तक का आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लिमिट दिया गया है 250 रुपीज से लेके 1.5 लाख तक आप उनके नाम पे हर महीने एक प्रीमियम जमा कर सकते हो। और ये डिपॉजिट आप 10 साल से नीचे में जब चालू किए, 14 साल की उम्र टिल 14 ईयर्स ऑफ एज जब वो लड़की पहुंचेगी, वो गर्ल चाइल्ड पहुंचेगी, तब तक आप करोगे। अब इसकी मैच्योरिटी 14 साल तक जमा कर दिया फिर बंद हो जाएगी ये स्कीम। इसकी मैच्योरिटी होगी जब वो लड़की 21 साल की रहेगी, हो जाएगी कब, 21 ईयर्स की होगी, या फिर उसकी शादी 21 ईयर्स, या ऐसा लिखा है स्कीम में, या मैरिज। तो इस टाइम आप इसमें जाके इसका प्रीमियम निकलवा सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। और एक इसमें प्रावधान है, अगर 18 ईयर्स की हो गई है लड़की और 18 ईयर्स के बाद उसको हायर स्टडीज के लिए निकालना है पैसा, तो भी आप इससे निकाल सकते हो पैसा। अब यहाँ पे सबसे बेहतरीन बात क्या है, सबसे बेहतरीन बात ये है कि इसमें आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है 8.2% का, ठीक है, 2014 का मैं डाटा बता रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ा इंटरेस्ट रेट है भाई, एफडी कहीं नहीं मिल रहा है, आप बैंक में जाओगे तो अ ग्रेट इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट इज गिविंग, और यही है कि लोग इसमें जमा भी करते हैं पैसा, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रनिंग इज, जो हमेशा न्यूज में देखते हो, यहाँ से क्वेश्चन काफी बार पूछा है, दैट इज मुद्रा योजना। मुद्रा योजना, इट इज एन स्कीम दैट वाज स्टार्टेड बाय पीएम मोदी इन 8th of April 2015। और ये मैं सारी स्कीम को क्यों बता रहा हूँ, सबके 10 साल हो रहे हैं, और 10 साल जब होता है तो एक रिव्यू कमेटी टाइप की बैठती है, और 10 साल बाद स्कीम्स, अभी 25 हो गया ना, देखो सब में 15 15 15 15 14, तो हो सकता है ये स्कीम से क्वेश्चन आ जाए आपके पास, ठीक है। तो 8 अप्रैल 2015, और यहाँ पे एमएसएमई जो आपका मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस होते हैं उनके लिए है ये, मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए। अब इसको डिवाइड किया गया है 4 हिस्सों में, ठीक है। एक है आपका शिशु, पहले एक्चुअली तो ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, शिशु, किशोर, तरुण, और बस 3 में। बट इस साल देखा गया है, लास्ट ईयर तरुण प्लस भी एक ऐड किया गया है। तो शिशु जो होता है ना, मतलब छोटे जो आपके फर्म्स हैं उनको 0 से लेके 50,000 तक का लोन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। फिर आपका किशोर है, बहुत मिनिमल चार्ज पे है ये सब, 50,000 से लेके 1 लाख तक का। इसके बाद तरुण है, तरुण का क्या है, तो ये 5 लाख से लेके 10 लाख तक का। और अभी नया आया, मैंने बताया, तरुण प्लस, तो ये आपका 10 लाख से लेके 20 लाख तक का इसमें
आपको मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट यू हैव टू नो, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए भाई साहब। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो क्या देखेंगे हम लोग, बैंकिंग सेक्टर इन छत्तीसगढ़। क्या देख रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर, वो हो गया पार्ट ना। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आ गया इसलिए मैंने डाटा दे रहा हूँ आप लोगों को। टोटल नंबर ऑफ बैंक कितने छत्तीसगढ़ में, नंबर ऑफ टोटल बैंक्स। तो देखो मतलब टोटल नंबर ऑफ बैंक मतलब जैसे आपका पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, डीबीएस बैंक है, आईडीएफसी, आईडीबीआई, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, वैसे 47 बैंक कोऑपरेटिव बैंक, टोटल 47 बैंक हैं। और इन 47 बैंक के कितने ब्रांचेज हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, तो ब्रांचेज ऑफ दिस बैंक ऑफ बैंक कहीं देखोगे तो 3412, 3412 टोटल बैंक के ब्रांचेज हैं छत्तीसगढ़ में जो एग्जिस्ट करते हैं। और इसमें भी कितने एटीएम बनवाए हैं इन लोगों ने, एटीएम क्या कितने बनवाए हैं, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है लिख के बताएंगे मेरे को। एटीएम बनवाए हैं वो है 3607। एटीएम का फुल फॉर्म क्वेश्चन में पूछ सकता है, कई बार पूछा हुआ है कहीं कहीं पेपर में, अलग अलग पीएसयू में, ठीक है। तो ये डाटा हो गया। नेक्स्ट है आपको रुपे क्रेडिट कार्ड के, रुपे कार्ड के बारे में पता होना चाहिए, बहुत न्यूज़ में चल रहा है। रुपे कार्ड क्या है, देखो आप लोगों के पास डेबिट कार्ड होगा, अभी तुरंत निकालो डेबिट कार्ड, उसमें देखो क्या लिखा है। अगर पुराना डेबिट कार्ड होगा उसमें लिखा होगा नीचे वीज़ा या लिखा होगा मास्टर कार्ड। तो ये सब क्या होते हैं, पेमेंट गेटवे के लोग होते हैं। इन लोग क्या करते हैं, आपका जो पेमेंट है उसको सेटल करना और ये सब करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो वीजा मास्टर कार्ड होते हैं ना, ये पूरे इंटरनेशनल ब्रांड थे। अब हर 100 रुपए के, हर 100 रुपए के ट्रांजेक्शन में ये जो आपके मर्चेंट होते थे उनसे 1.2 1.5% पैसा चार्ज करते थे। तो ये घाटा का सौदा था, लोग इसलिए डेबिट कार्ड से ज्यादा जो पीओएस मशीन होती है उसमें स्वैप करना कम कर रहे थे। तो गवर्नमेंट ने देखा कि हम खुद का क्यों ना बना ले, हम तो भारतीय हैं, हम हर चीज कर सकते हैं, दुनिया में दो चल रहा, हम तीसरा अपना खुद का बनाएंगे पूरे दुनिया में तीसरा। तो हमने बनाया रुपे कार्ड फिर। और ये रुपे कार्ड का स्टार्ट हुआ आपका, इट वाज स्टार्टेड इन 8th ऑफ May 2014 और इट वाज स्टार्टेड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज एनपीसीआई। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड इट इज एन अल्टरनेट टू वीजा एंड मास्टर कार्ड, दैट इज व्हाट यू हैव टू नो ओनली। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वी विल टॉक अबाउट फार्मर्स क्लब एंड फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। देर आर टोटल 57 फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन इन छत्तीसगढ़। एंड ये जो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इनका मेन काम क्या होता है, तो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम है टू मैनेज इनपुट, कलेक्ट, आप बोल सकते हैं प्रोड्यूस, प्रोक्योर एंड मार्केट देम अलोंग विथ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये काम रहता है इनका। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एमिंग टू हैव 10,000 फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। एंड करेंटली जो नबार्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, दैट हैव गिवन द स्टेट, जो मैं बोल रहा हूँ लिखते रहना सब लोगों को छोटा छोटा पार्ट में, ठीक है। करेंटली जो आप बोल सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स 10,000 currently they are aiming for farmer produce organization, and of which NABARD जो एक इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो करेंटली 25 फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन को हमारे छत्तीसगढ़ में 15 डिस्ट्रिक्ट में उसको मंजूरी दे दी गई है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ सरकार जो है फार्मर्स को लोन डिस्ट्रीब्यूट करती है और बहुत ही 0% के इंटरेस्ट रेट में मैक्सिमम। तो ये पता होना चाहिए कितों को कितने के लिए है। तो देखो सबसे पहले आप देखो नंबर, पर्पस, कोई भी बैंक से आप ये जाके लोन ले सकते हो, लोन मैक्सिमम लोन कितना दिया जाएगा और इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे रखते हैं फार्मर शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन। जो फार्मर्स होते हैं ना उनको शॉर्ट टर्म में, जैसे खरीफ का क्रॉप उगा रहा है कोई फार्मर, तो उसको भाई अचानक से नहीं, उसको उस 2 महीने में ही बहुत पैसे की जरूरत है। जब अप्रैल का टाइम वो सीड सो करने वाला है बरसात के टाइम पे, तो उसको पैसे की जरूरत आन पड़ती है। तो उस शॉर्ट टर्म में चाहिए, फिर जैसे उसकी धान कटाई होगी वो वापस कर सकता है। उसको 4 साल 3 साल कार के लिए जैसे लोन लेते हो वैसा नहीं चाहिए, घर के लिए हर साल शॉर्ट टर्म में चाहिए। तो एक फार्मर और वो फार्मर शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन। एक्चुअली ना जो फार्मर्स होते हैं ना उनके पास पैसे बड़े कम होते हैं, जो छोटे मार्जिनल फार्मर होते हैं। अब वो ना साहूकार के पास या प्राइवेट लेंडर के पास चले जाते हैं। अब वो वहां पे जाते हैं, उनको 30% 25% के ब्याज दर पे पैसे लेते हैं 4 महीने 5 महीने के लिए। अब अगर खेती कर रहे हैं और खेती करते टाइम अगर खुदा ना खास्ता बरसात ज्यादा हो गई, कीड़े पड़ गए और खेती खराब हो गई,
तो वो एक लोन ट्रैप में फंस जाते हैं। अब उसको 4 महीने बाद उसको देना है लोन, 1 लाख ले लिया तो 1,40,000 देना है 4 महीने बाद उसको। अब क्योंकि फार्मर को पता है मेरा प्रोड्यूस अच्छा होगा तो मैं दे देता हूँ उसको, मगर प्रोड्यूस गलत खराब हो गया तो तब कैसे करोगे? फिर उसको और लोन लेना पड़ेगा कहीं से, 1,00,000 1,50,000 का, और उसको पे करना पड़ेगा, फिर वो लोन ट्रैप में फंस जाएगा, और इसीलिए फार्मर सुसाइड बढ़ जाते हैं हमारे देश में। देखते हो ना आप लोग, गर्मी जैसी खत्म होती धान कटाई के टाइम, दन 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 फार्मर के सुसाइड देखने को न्यूज में मिलते हैं हम लोग। बहुत खराब चीज है ये यही लोन ट्रैप की वजह से होता है वो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, फार्मर शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन देते हैं अप टू 5 लाख रुपीज, और वो 0% इंटरेस्ट में, कोई ब्याज नहीं लगेगा। आप दीजिए, आपको टाइम दिया जा रहा है शॉर्ट टर्म के लिए 0% ब्याज में, तो ये बहुत अच्छी चीज है। सेकेंड और क्या है, फिशरीज। फिशरीज को भी अब फार्मिंग के अंदर डाल दिया गया 3 साल पहले, और अप टू 3 लाख का लोन इसमें भी 0% में मिलता है। फार्मिंग में कोई लोन में इंटरेस्ट नहीं है, हमारे गवर्नमेंट ने लिया है। गार्डनिंग भी जो होता है, गार्डनिंग करते हैं ना, फूल वूल उगाते हैं, उनको भी अप टू 3 लाख का लोन मिलता है, और ये भी 0% है। फोर्थ आपका लाख। लाख के ऊपर लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि लाख जो है, लास्ट टू लास्ट ईयर, कि लाख किससे बनता है? लाख पलाश, कुसुम और बेर के जो पेड़ होते हैं उनसे बनाया जाता है। तो इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, तो तीनों के लिए अलग अलग। अगर आप लाख प्रोडक्शन कर रहे हो, लाख एक्चुअली चमक, जो आप लकड़ी वकड़ी को शाइन करते हैं सब में काम आता है लाख, ठीक है, सब चमकीला सा पदार्थ होता है। और लाख का प्रोडक्ट करियाबंद में खूब होता है ये। लाख के प्रोडक्शन में 3 पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर पेड़ के ऊपर अगर लाख प्रोडक्शन करे तो अलग अलग दिया गया कि इतना आपको उस पर लोन मिलेगा। अगर आप कुसुम का पेड़ लगा रहे हो, एक कुसुम के पेड़ पे 5,000 रुपये मिलेगा आपको लोन। बेर का पेड़ लगा रहे हो तो 900 रुपया आपको एक बेर के पेड़ पे, और पलाश का पेड़ लगा रहे हो तो 500 रुपया आपको मिलेगा लोन। तो जितने पेड़ लगा रहे हो उतना लोन सैंक्शन होगा आपका। ये भी 0% में है, ये भी फार्मिंग के अंदर डाल दिया गया। अब आखिरी है पशुपालन में काऊ। जो काऊ रियरिंग होता है, गौ माता, उनको अप टू 2 लाख अगर आप लोन लेते हो तो 1% का ब्याज है, और 2 से 3 लाख के बीच में तो 3% का ब्याज दर है। यही बस आपका ब्याज दर लगाया गया है गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ द्वारा, आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया आपका, इसको भी लिख के रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आपको दे दिया हमने। अब नेक्स्ट वी विल मूव टूवर्ड्स द शुगर फैक्ट्रीज। ये आखिरी आपका आज का टॉपिक होगा, फिर खत्म कर देंगे क्लास को। शुगर फैक्ट्रीज, ये बहुत न्यूज में चल रहा है इसलिए मैंने इसको ले लिया है। ये सब डाटा मेरा नहीं है, ये सब डाटा इकोनॉमिक सर्वे का है। तो देखो, छत्तीसगढ़ में 4 शुगर फैक्ट्री आपकी इंपॉर्टेंट हैं, और ये 4 जो शुगर फैक्ट्री हैं, देखते हैं कि कहाँ है। ये वैसे जीएस में भी आपने पढ़ा ही होगा, कब स्टार्ट हुआ, प्रोडक्शन ईयर स्टार्टेड, और कैपेसिटी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रशिंग कैपेसिटी। और इसको नापा जाता है टीसीडी में। क्या होता है टीसीडी? टन क्रश्ड पर डे, टीसीडी, ठीक है, टन क्रश्ड पर डे। तो अगर आप इसको देखोगे तो सबसे पहला मैं अगर लिखूं यहाँ पे, तो आपका पहला क्या हो जाएगा? भोरमदेव शुगर फैक्ट्री। ठीक, कहाँ पे है भोरमदेव? रामहेपुर। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, रामेपुर कहाँ पे है? कवर्धा। कवर्धा इज वन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स इन छत्तीसगढ़। वहाँ पहले से बताते हैं भाई, 2002-3 में स्टार्ट हुआ ये, और 3500 हाईएस्ट छत्तीसगढ़ में यही है, जिसका टीसीडी है टन क्रस्ट पर डे का है आपका, ठीक है, क्रशिंग कैपेसिटी। सेकंड है आपका माँ महामाया, माँ महामाया शुगर फैक्ट्री। ये आपका केरता है, केरता विलेज है जो आपका सूरजपुर में वहां पे है, ठीक है, केरता ग्राम या विलेज। 2009-10 में ये स्टार्ट हुआ है, 2500 टीसीडी की कैपेसिटी है इसकी। थर्ड इज दंतेश्वरी, माँ दंतेश्वरी, दंतेश्वरी मैया शुगर फैक्ट्री, और ये आपका बालोद के करका भाटा में है, ठीक है। एंड दिस वाज स्टार्टेड आल्सो इन 2009-10, 2009-10 में ही चालू किया गया था इसको भी, और इसकी कैपेसिटी 1250 टीसीडी की है। और आखिर सबसे नया भी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो आपका शुगर फैक्ट्री है, शुगर फैक्ट्री। और ये कहाँ है आपका? तो पंडरिया में है ये, पंडरिया कहाँ? कवर्धा। दो हजार 16-17 में इसकी स्टार्ट हुई, 2500 टीसीडी की कैपेसिटी है इसकी, आपको पता होना चाहिए।
अब फिलहाल हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो बोल रही है पेट्रोल में इथेनॉल को 20% और 30% तक ले जाके मिक्स करना है। एवरेज खराब हो जा रहा है भाई साहब गाड़ी का, और गाड़ी के इंजन भी खराब हो रहा है उससे, मगर सरकार करवा रही है। हमारे पास ऑप्शन नहीं, खुद का तेल का खदान नहीं है कि हम लोग प्योर तेल ले सकें, तो डलवाना वही पड़ेगा अपन लोग को। ये भी एकदम क्लियर हो गया मेरे को अभी से, तो इसमें टेंशन लेने नहीं। गाड़ी सबकी खराब हो रही है, अपनी थोड़ी ना हो रही है अकेला, सबकी हो रही है उससे। मगर क्योंकि हमको एसडीजी गोल्स को कंप्लीट करना है और पॉल्यूशन को कम करना है, तो इथेनॉल को हम ब्लेंड कर रहे हैं पेट्रोल में। तो जहां भी शुगर फैक्ट्री है वहां पे एक इथेनॉल प्लांट भी डाला जा रहा है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये क्वेश्चन ज्यादा टेंटेटिव बन जाता है, ठीक है, कितना कैपेसिटी का प्लांट डाला जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए पहले तो, हाँ आपको पता होना चाहिए इथेनॉल का प्लांट कहीं मैं बोलूं तो 80 किलो लीटर पर डे, कितना ये भी याद रखना, 80 किलो लीटर पर डे का भोरम देव में डाला गया है, और ये तो स्टार्ट भी हो गया है, ठीक है, ये शुगर फैक्ट्री। और 20 किलो लीटर पर डे का माँ महामाया में, ठीक है, ये डाला जा रहा है अभी। भोरम देव कहाँ है? हाँ है भाई, देखो रामहेपुर का वर्धा और माँ महामाया आपका केरता में, इन दोनों जगह बस, ठीक है, इसके यहाँ बनाया जा रहा है। तो ये दोनों के दोनों शुगर फैक्ट्रीज हैं, आपको पता होना चाहिए शुगर केन से। एक और यहाँ डाटा दे रहा हूँ आप लोगों को मैं, अलग से लिखना है इसको रेड पेन में, माँ दंतेश्वरी, मिक्स मत करना इसको, ठीक है। मेज, मेज जो भुट्टा होता है ना, भुट्टे से भी आपका बनाया जाता है इथेनॉल, तो वहां पे भुट्टे से एक जगह बनाने का भी प्लान डल रहा है। प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग कोऑपरेशन जो है, माँ दंतेश्वरी मेज प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग कोऑपरेशन सोसाइटी, ये जो है ना आपका, कहाँ है ये? कोकाड़ी में है, कोकाड़ी कोंडा गांव में, ठीक है। ये जो हमारा कैबिनेट है उन्होंने डिसीजन लिया इसका, और इसको 14/1/2022 में इसको प्रूव, मतलब कंफर्म किया। कहाँ बनेगा ये इंपॉर्टेंट है, कोकाड़ी विलेज में, मेज भुट्टे से है, ठीक है, कोंडा गांव में है ये। और ये 8 किलो लीटर पर डे का, 80 किलो लीटर पर डे का इसका भी कैपेसिटी होगा, ठीक है, 80 किलो लीटर पर डे का कैपेसिटी होगा इसका भी। तो ये आप लोगों ने लिख लिया। एक यहाँ पे आपको और डाटा दे देता हूँ मैं, जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो डाटा होगा आपका, इसी से रिलेटेड दे देते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया तो, टोटल शुगर क्रशिंग कितना हो रहा है छत्तीसगढ़ में मैट्रिक टन में, मैट्रिक टन में, ठीक है। ये आपका जो टीसीडी में है पर डे का, ये 3500 2500 ये सब, ठीक है, टोटल क्रशिंग पर डे है वो। टोटल शुगर क्रशिंग इन मैट्रिक टन पूरे साल भर में, तो ये है 10,33,818 मैट्रिक टन हो रहा है। शुगर प्रोडक्शन कितना हो रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में अगर पूछता है, तो शुगर प्रोडक्शन आपका हो रहा है छत्तीसगढ़ में, इस ये टोटल शुगर क्रशिंग है, ठीक है, शुगर केन क्रशिंग हो रहा है ये, मतलब शुगर केन, गन्ने का जूस निकालते हो ना रोलर से, तो जूस कितने का निकला, इतने का, और इससे कितना शुगर बना पाए हम लोग, तो 1,12,000, 10 लाख से सिर्फ 1,12,139 मैट्रिक टन शक्कर बना, जो शक्कर चाय में डालते हैं, सफेद सफेद दाना दाना, ठीक है। और इसका मतलब इन दोनों को आप परसेंटेज में निकालोगे, ये डिवाइड बाय ये इंटू 100 करके, शुगर प्रोडक्शन अपॉन टोटल शुगर क्रशिंग इन मैट्रिक टन इंटू 100 करोगे, तो आपका रिकवरी आएगी। मतलब हम लोग कितना केजी शुगर केन यूज करके कितना केजी शुगर बना रहे हैं, तो परसेंटेज में वो 100 किलो शुगर का केन शुगर यूज हो रहा है, तो 11 साढ़े 11 किलो के आसपास शुगर बन रहा है उससे। तो ये तीनों रिकवरी, इसको रिकवरी परसेंटेज बोला जाता है, ठीक है, रिकवरी इतने की हुई। तो ये भी आपको डाटा बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एंड टुडेज क्लास इज ओवर, वी हैव कंप्लीटेड द डाटा ऑफ दीज ऑल थिंग्स, ठीक है। चलो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। हाउ आर योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन गाइस? दैट इज अ वेरी correct question which I have to ask to everybody who are studying. I want everybody to message me who can, so that we can make up a plan। अगर कुछ कमियां हैं उसको हम रेक्टिफाई करें, बिकॉज अभी देखो, अभी गलतियां पकड़ में आएंगी ना, तो पेपर में निकाला जा सकता है, निकलेगा, बट आप गलतियों को छुपाओगे या गलतियों से भागोगे तो नहीं होगा। पेपर तो आएगा ही आएगा वो दिन, फरवरी का, और पेपर होके ही रहेगा। आप या तो परफेक्ट बन जाओ, एक स्मार्टली स्टडी करके, हेल्प लेके, जैसे भी तैसे करके पेपर निकालना एम होना चाहिए, या फिर आप बस देखते रहो कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगी, ये है, और 27 की तैयारी फिर, और वो बहुत खराब है, ठीक है।
अगर प्रीलिम्स निकल जाता है ना तो मेंस तक का टाइम पता नहीं चलता, अगर मेंस निकल जाता है तो इंटरव्यू तक का टाइम पता नहीं चलता। और जब तक इंटरव्यू आता है 3-1 महीने बचे होते हैं आपके पास, 2-1 महीने 3 महीने आपके किसके पेपर आने को, तो वहां से आपका सर्कल बन जाएगा कम से कम। तो वो साल भर जो बोरियत होती है या पढ़ने की इच्छा नहीं होती, वो उससे आप बच जाओगे। तो पढ़ लो अच्छे से, ट्रस्ट में पढ़ लो भाई, पढ़ लो, ठीक है। चलो गाइस, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बी कॉन्शियस अबाउट स्टडीज, डिसिप्लिन में थोड़ा अब रहिए 1-2 महीना। बी हैप्पी एंड स्माइल, ये तो बहुत अच्छी चीज है, स्माइल करते रहना है हमने, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।